हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स दीवाना क्लासेस। जैसे आपको मालूम होगा, कल की मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का जो चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम इस चैप्टर में जो लास्ट के हमारे जो आंसर क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो चैप्टर है, इसकी वेटेज भी कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन ओवरऑल आ ही जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। इसीलिए चैप्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा फाउंडेशन से इस चैप्टर को क्लियर करा जाए। और ये है लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं भी देखा है तो इसे आप देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें अभी फास्ट रिवीजन करके इसके नेक्स्ट लेसन पे बढ़ते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। इन सब के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। और रेजिस्टेंस कितने तरीके के कॉम्बिनेशन में लगाए जा सकते हैं, इनका रियल लाइफ यूजेस क्या है, इन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और थोड़ा बहुत हम लोग पावर्स के भी बारे में देख लेंगे कि जो हमारा पावर है, रियलिटी में पावर होता क्या है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ, देखो हमने पढ़ा था, हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, 7th क्लास के अप्रोक्स में हमने पढ़ा होगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमारा जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। जूल्स, व्हाट डू यू मीन बाय द जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स का हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तो मैं अभी पहले प्रीवियस चीज को रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात किया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका बताया था, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के फ्लो होने की रेट को कहीं ना कहीं हमने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। जो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह हमें रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी देखने को मिलता है, हमारे घरों में जो हम स्पीकर्स में गाने सुनते हैं, जो हमारा मोबाइल चल रहा है वगैरह, बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी देखा हमने, इलेक्ट्रिक करंट देखा, स्टोरेज डिवाइसेस भी आते हैं इसमें। हम लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द अल्टरनेटिंग करंट, AC DC, दोनों आपने सुना होगा कभी ना कभी, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में लिखा हुआ देखा होगा DC वोल्ट सप्लाई या AC वोल्ट सप्लाई, ठीक है। तो ये दोनों चीज, दोनों टर्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसके आगे मैंने बात किया था कि करंट मतलब साइन कन्वेंशन के बारे में बात किया था कि पहले मैंने ये भी बताया था कि पहले के लोगों का थॉट क्या होता था और आजकल के मॉडर्न जमाने के लोगों का थॉट क्या होता है। साइंटिस्टों ने रिसर्च करी, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ और हमने उन चीजों को बढ़िया तरीके से रेक्टिफाई करके समझा, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो होता है ना। ये वाला कल हमने बात किया था, साइन कन्वेंशन रहता है, आप समझ जाओ। कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैव यू रिमेंबर दैट, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। और मैं साथ साथ में मैंने एक और चीज के ऊपर ध्यान दिया था कल, मैंने Q = IT फॉर्मूले के बारे में बताया था और मैंने कूलम्स के भी बारे में बताया था। वो जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी मालूम है कोई दिक्कत नहीं। Q आपका होता है चार्ज। अब चार्ज देखो, मैंने चार्ज के भी बारे में बता रखा है बेसिकली कि चार्ज होता क्या है। आपको क्लास 10 में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आप चार्ज समझ सकते हो। और चार्जिस जो होती है, I का मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है करंट, और T का मतलब होता है टाइम। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक सी पॉइंट्स है। और इसके आगे मैं बढ़ूंगा। अभी मैं थोड़ा हीटिंग, कल मैंने हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट हमने देखो, हीटिंग देखो क्या होता है, जो करंट होता है ना वो कुछ इफेक्ट शो करता है। देखो इसमें आता है पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हम किसी भी वायर को जब छूते हैं, जब उसे टच करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, वो वायर हीट हो रहा है। अगर किसी भी, मान लो अगर मेरे पास कोई बल्ब है ना, मेरे पास कोई बल्ब है, सपोज दिस इज बल्ब, ये बल्ब है। अब इस बल्ब में नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन, दो गैसेस भरी होती है, जो इसके लाइफ टाइम स्पेन को ज्यादा बढ़ाता है, मतलब इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी ज्यादा करती है। मतलब इसका कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि इसे हम ज्यादा जिंदगी दे देता है नाइट्रोजन और ऑर्गन। बहुत ज्यादा सिंपल सा वर्ड है, लेकिन भाई इसमें आपने कभी सोच रखा है कि ये जो हमारा बल्ब है ये 100 वोल्ट का होता है, ठीक है। ये जो बल्ब है ये हमारा, अगर जब हायर क्लासेस में जब आप जाओगे, जंप करोगे, फर्दर साइंस वगैरह सब्जेक्ट लोगे, तो इसमें आपको पढ़ने को मिलता है वैक्यूम ट्यूब्स। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बता दिया, वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें वैक्यूम ट्यूब होता है, जो कि वैक्यूम ट्यूब क्या करता है, इसकी जो हीट है ना, इसमें ज्यादा ये हीट ज्यादा लॉस करता है ना। अब तभी देखते हो ना कि ज्यादातर जो शादी वगैरह होते हैं, जिसमें भी अगर पर्टिकुलर कोई शादी समारोह हो गया या शादी के बाद ये कोई इवेंट हो गया, मतलब गांव, ज्यादातर गांव की शादियों में देखने को मिलता है, वो येलो कलर के 500 वोट के इतने मतलब बल्ब से लटकाए होते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभार उनके जब गर्मियों में देखना ना, बहुत सारे लोग उसके पास खड़े रहते हैं, तो कहता भाई साहब उसके पास खड़े मत रहो, क्योंकि उससे ज्यादा हीट आ रही है। तो उसका मतलब सिंपल सा क्या मतलब है कि वो ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है।
ठीक है, उन्हें साइंस नहीं मालूम, उन्हें फिजिक्स का ये कंसेप्ट नहीं मालूम, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि ये येलो बल्ब जो है हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो हीट लॉस कर रहा है। अब आप बता सकते हो, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और मैंने ये बताया साथ साथ में कि बल्ब का क्या होता है और बल्ब का क्या चीज इंपॉर्टेंट है। देखो बल्ब के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि ये होता है कि बल्ब। एक बात बताने का आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ बल्ब में मैंने ये बताया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैं ये बताना चाहता था कि अगर मान लो ये मेरा बल्ब है, क्या ये मेरा बल्ब है, अगर कोई भी मेरे पास मान लो बल्ब है, अगर उसे एक पर्टिकुलर टाइम तक चलाऊंगा तो पर्टिकुलर टाइम तक चलाने के बाद वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। हीट अप होने के कारण गर्म हो जाता है। तो कभी भी देखते हो ना कि बल्ब को हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, ये कोई लिया ऐसे पकड़ लिया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा करंट है कहीं ना कहीं वो हीटिंग इफेक्ट भी शो कर रहा है। अगर मान लो फैन है, कोई पंखा है, ये मान लो आपका यहाँ पे ये पंखे का बीच वाला पोर्शन है और ये आपका पंखा मैंने ऐसे बना दिया, फैन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका ये फैन बना दिया, दिस इज योर फैन, ये मैंने आपका फैन बना दिया। ये जो आपका फैन है ये क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा, पर्टिकुलर 1 घंटे बाद अगर इसे चलाकर देखोगे, इसका ये बीच वाला जो पोर्शन मिडल वाला पोर्शन टच करोगे तो आपको सडनली हीट फील होगा, गर्म है। तो गर्म क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें हीटिंग इफेक्ट भी मिलता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिलता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दूं, आगे ओम्स लॉ के भी बारे में देखेंगे, रेजिस्टेंस के भी बारे में देखेंगे, रजिस्टिविटी के भी बारे में देखेंगे, धीरे 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 करके सारे टॉपिक्स को एक साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। सर्किट क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे, सर्किट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो भाई मैंने फैन के बारे में आपको समझाया और साथ साथ में इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल समझाता हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका HEATING, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा हीटर को, है ना, हीटर को देखा होगा जो हम कोल्ड में यूज करते हैं, मतलब विंटर्स में यूज करते हैं ना। विंटर में सब किसी के घर में हीटर होता है। देखो हीटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हवा फेंकने वाला और एक होता है जो हमारा जिसमें सिंपल सा रॉड होता है। उस रॉड में जो वायर होती है ना, किस चीज की वायर होती है, क्वेश्चन आ सकता है, किस चीज की होती है, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर, जो नाइक्रोम वायर है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि भाई गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। भाई यहाँ पे हमारा ये जानने की जरूरत है ना कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मान लो अगर कोई बढ़िया टीचर है, एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का एग्जांपल। अगर आपने कोई आंसर शीट भरी, एक बढ़िया टीचर है, ठीक है, अगर बढ़िया टीचर के हाथ में अगर आपकी आंसर शीट लिखी, मान लेता हूँ उसमें एक बच्चा, मतलब बच्चे हैं और उसने कॉपी को चेक करा, आपकी आंसर शीट को चेक किया और मान लेता हूँ आपने मतलब बढ़िया तरीके से नोट्स वोट्स बनाए, मतलब कहीं ना कहीं गुंजाइश नहीं है, मतलब मान लो 1 नंबर काट सकता है वो, लेकिन अगर वो 1 नंबर नहीं काटा, अगर आपको फुल मार्क्स दे दिया, तब तो आप कहोगे कि नहीं भाई बढ़िया टीचर है, मैंने थोड़ा पॉइंट मिस हो गया था लेकिन उसने इग्नोर मार दिया क्योंकि मैंने और सारे पॉइंट बढ़िया लिख के आया था। तो वो बढ़िया कर देगा और वो आपको फुल में से फुल मार्क्स दे सकता है। और एक और टीचर होते हैं जो गलतियां में से गलतियां ढूंढते हैं, मतलब मान लो आप आंसर सही भी लिखे रहोगे ना, फिर भी वो देखेंगे कि बंदे की हैंड राइटिंग गलत है, हैंड राइटिंग सही नहीं है, हैंड राइटिंग साफ नहीं है, जबकि उसका आंसर एकदम ब्रिलियंट और एक्सीलेंट वे में है, ठीक है, फिर भी वो कहीं ना कहीं गलतियां कोई ढूंढते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द बैड कंडक्टर, वो अलग चीज है। अब मैं ये टॉपिक पे लाता हूँ। गुड कंडक्टर कहने का मतलब है भाई जो अपने अंदर से, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का अलाउ करे। मतलब गुड कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, है ना, विच अलाउज टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब लिखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द गुड कंडक्टर। these are the material which help to flow current through it. These are the material which allows to, यहाँ पे लिख दो allows to, help को हटा दो, यहाँ पे allows to लिख दो, allows to flow current through it। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसे मटेरियल है जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो होने की इजाजत देते हैं। These are the called गुड कंडक्टर्स। अब सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, मैं अभी आऊंगा हीटर वाले एग्जांपल पे आऊंगा, गुड कंडक्टर वाले एग्जांपल पे आऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहली बात जो हमारे सामने आया है उसे फेस करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला गुड कंडक्टर,
तो गुड कंडक्टर से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भाई रियल लाइफ में एग्जांपल भी तो दो। तो उसका है कॉपर। कॉपर को आप जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉपर एज यू नो दैट एंड ऑल्सो फेमिलियर विद द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से भी फेमिलियर हो गए, जानते हो गए। तो ये कॉपर है, कॉपर है Cu। अब इसका एटॉमिक नंबर वगैरह मालूम होगा तो भाई बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे मालूम है लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा क्योंकि केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, कॉपर आप देखोगे ना, कॉपर सस्ता भी है कहीं ना कहीं, लेकिन उतना भी सस्ता नहीं है भाई। अगर मैं बात करूं चांदी से, सिल्वर से SILVER, सिल्वर से अगर मैं कंपैरिजन करूं किसकी, कॉपर की, तो सस्ता है ना, कॉपर सस्ता है। अगर सिल्वर से कंपैरिजन करूं या गोल्ड से कंपैरिजन करूं, है ना, इन दोनों से तो कम, थोड़ा बहुत सस्ता है ना, तभी तो भाई हमें कॉपर या फिर एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम देखोगे, कॉपर वायर हमें देखने को मिल जाता है, किस में देखने को मिल जाता है, वायर्स में देखने को मिल जाता है। मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं जो वायर है ना, कॉपर वगैरह के भी हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों से कंपैरिजन में सस्ता है। अगर आप देखोगे कि सबसे बढ़िया विच इज द वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एकदम बढ़िया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो है आपका सिल्वर। अब सिल्वर को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं और गोल्ड को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, Ag और Au को तो जानती ही होगे। These are the representation of the silver and gold, as you know that। तो ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना चाहता था। अगर सिल्वर का मान लो रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूँ, अगर सिल्वर हम लोग इन सब की जगह, अगर हम लोग जो आप सोचोगे कि भाई सिल्वर का फिर हम लोग वायर का यूज क्यों नहीं करते, हम तो सिल्वर की वायर का यूज कर सकते हैं ना। मतलब हम अपने स्ट्रीट लाइट पे या जो एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी के लिए हम लोग इन सब का तो यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर हम लोग सिल्वर वायर का यूज करेंगे तो रात में चोर डाका डाल देंगे स्ट्रीट पे, मतलब चोरों का तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा ना, फ्री में उन्हें तो मिल जाएगा, है ना। उन्हें क्या मतलब है किसी घर में बिजली जाए या ना जाए, वो तो डाका डाल के सारा सिल्वर, सारा चांदी उठा ले जाएंगे और फिर वो सोनार या किसी से बेच देंगे, बेच के पैसा खूब कमा लेंगे। तो दैट्स वाई, मतलब मेरा कहना है ऐसा, तभी नहीं लगाते। और सिल्वर जानते भी हो, वैसे भी बहुत कीमती चीज ही है ना। अब तो पहले तो मतलब सस्ता था, आज से 1.5-2 साल पहले, अब तो थोड़ा महंगा हो गया ना, 1,70,000 के करीब चल रहा है ना। पहले तो 80,000 के करीब था, ऐसे कुछ मैंने रेट देखा था इसका। हाँ, तो यही सब चीजें होती है, इसीलिए हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए अलाउ करे। भाई हमें अलाउ करता हूँ कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। अब आता है कि हम लोग भी क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ह्यूमन बॉडी भी क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो आंसर है हाँ भाई, हम लोग भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे अंदर से भी करंट फ्लो हो सकता है, होता भी है, तभी तो हमें करंट लग जाता है भाई कभी कभार, है ना। मान लो अगर कोई बंदा जिसने चप्पल नहीं पहनी है ना, रबड़ वाली, वो उसने जाके स्विच बोर्ड को छू दिया तो उसे करंट लग जाएगा। अगर मान लो, क्यों? क्योंकि एक इसके पीछे का रीजन है, वो रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो भाई लेक्चर लंबा होगा, कंफ्यूजन भी हो जाएगा। इसीलिए मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि हम लोग भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मालूम रहे। अगर हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहते तो जितने भी हमारे हम कह सकते हैं जितने भी टेक्नीशियन वगैरह है जो भी वायर्स बनाते हैं, तो उन्हें ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं रहती। और क्वेश्चन भी कभी कभार छोटी क्लासेस में आ जाता था, अभी भी 10th में भी आता है कि भाई ग्लव्स को हम लोग क्यों वेयर करते हैं। भाई ग्लव्स को हम लोग इसीलिए वेयर करते हैं, पहनते हैं, और सारा प्रिकॉशन इसीलिए लेते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उसमें जब कुछ खराब होता है चीज, या फिर मान लो किसी गाँव में विलेजेस में जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं बड़े बड़े, या सिटीज एरिया में फूंक जाते हैं, तो उस समय जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं तो उनका जो बनाने का तरीका होता है पूरे प्रिकॉशंस के साथ आते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज वेरी नीडेड। अगर नहीं लेंगे प्रिकॉशन, मान लो कहीं शॉर्ट सर्किट में हाथ लग गया तो वो भी बंदा फूंक जाएगा। तो दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इन सबसे बचने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ग्लव्स लेते हैं, जिससे ग्लव्स होता है इंसुलेटर, है ना। ग्लव्स देखो एक लेयर बन गई ना भाई, हम तो कंडक्टर हुए और वो भी कंडक्टर है। कंडक्टर टच होगा तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हमें करंट लग सकता है। और बीच में हमने क्या रबड़ का ग्लव्स पहन लिया, जिससे इंसुलेटर बन गया हम लोग। और इंसुलेटर, अब यहाँ से बात आ जाती है कि इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इंसुलेटर बैड कंडक्टर, भाई देखो ये चौक है, ये गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है। दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब मान लो आपका रबड़ है, जो आप
इरेज करने के लिए यूज करते हो, वो क्या है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होने का अलाउ नहीं करता। साथ साथ में मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, पेंसिल। आपने पेंसिल की पेंसिल तो देखा ही होगा ना भाई, यूज भी किया होगा। अब जो पेंसिल है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो आंसर है पेंसिल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पेंसिल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। व्हाई? क्योंकि इसके अंदर एक ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये याद रखना। ठीक है, ओके। पेंसिल की जो लीड है अंदर की ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और भाई इसके बाद मैं हीटर के एग्जांपल पे आ रहा था। मान लो ये मेरा हीटर है, ठीक है, दिस इज माय हीटर, है ना भाई, बढ़िया से देख लो, ये हीटर है। अब जो मेरे ये हीटर है, इसमें हीटर में देखोगे यहाँ पे हमारे कंपोनेंट थोड़ा बहुत खराब हो गया है, और इसमें देखो हमारा मेरा एक रॉड जा रहा है जो कि नाइक्रोम वायर का है। जो नाइक्रोम वायर होता है उसकी जनरली एक खासियत होती है, जब भी वो गर्म होता है, हीटअप होता है, तो हमने क्या देखा, वो रेड कलर का हो जाता है, जिससे मतलब हीट ज्यादा आती है, हीट ज्यादा हमारे तक पहुंचती है। तो कंपनियों ने और चीजों ने इसे लगाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये हमें हीट भी दे रहा है और लाल हो जाता है, तो लगता है कि हाँ गर्म, मतलब हीट आ रहा है कहीं ना कहीं से। इसके ऊपर पूरा रीजन भी है ना। बाद में हम लोग ये भी सीखते हैं कि हम इन सब चीजों को कैसे बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मान लो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट तो मैंने कल ही बताया था कि भाई हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना। मैंने क्या बताया था भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था। जैसे मैंने बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मतलब ओरस्टेड, हेनरी और ओरस्टेड दो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं पास्ट में, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट किए, जिन्हें बढ़िया बढ़िया बुक पब्लिश की है। उसमें से उन्होंने देखा कि मतलब मान लो करंट कैरिंग वायर, एक बात नोट कर लेना, यहाँ पे मैं लिखवाना चाहता हूँ, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। मतलब जो करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने अराउंड में। ठीक है, अराउंड इटसेल्फ कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो हमारी करंट कैरिंग वायर है, वो वायर जो कि करंट को कैरी करती है, वो अपने आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। हमें कैसे मालूम चला? अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन कहेंगे हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। तो समझने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। उन्होंने देखो, आपको मालूम होगा ना कि जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट है उसे मेजर करने के लिए, देखो आपने कंपास का नाम सुना होगा। कंपास वो देखा होगा ना भाई, कार्टूनों में जो कंपास होता है जिसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लोकेटेड होते हैं, है ना। कंपास में हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लोकेटेड होता है। तो उसमें आपने देखा होगा जो कंपास होता है आपका, वो जनरली किस पे वर्क करता है? वो जनरली पोल्स पे वर्क करता है, अर्थ के पोल्स पे, जिसमें मान लो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये मैग्नेटिक जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना तो घूमता है, क्योंकि वो पोल्स से सीधा डायरेक्शन पोल्स का बताता है। कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है ना। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल भी दे सकता हूँ यहाँ पे, जो मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ये कराया हमारे महान साइंटिस्टों ने। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर, मान लेता हूँ दिस इज वायर विच कैरीज अ करंट आई। हाँ, एक वायर है जो कि करंट आई कैरी कर रही है। ठीक है, अगर मैंने इसके पास कंपास लाया, और जो कंपास का निडल होता है ना, ये जो कंपास है ना आपका, ये कंपास का निडल है, ये भी क्या है, ये भी मैग्नेटिक होता है। ठीक है, मैग्नेट का बना होता है। तो ये पास में लाया, अगर मैंने मान लो इससे किसी भी स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर दिया इस वायर को, और मैंने सडनली स्विच बोर्ड को ऑन कर दिया, तो ये क्या करेगा, मतलब इट शोज डिफ्लेक्शन। कंपास शोज मतलब लिख दो, कंपास शोज डिफ्लेक्शंस, है ना, शोज डिफ्लेक्शन। ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा। इसका मतलब साइंटिस्टों ने सोचा नहीं, कुछ ना भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसको फिर से इन्होंने रीवेरीफाई किया। रीवेरीफाई किससे करा? और रीवेरीफाई ऐसे किया कि इन्होंने करंट कैरिंग वायर रखा। ठीक है, इन्होंने जो हमारा सॉल्ट स्प्रेडर होता है ना भाई, देखो मतलब नमक छिड़कने वाला एक छोटा सा डिब्बा आता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और साथ साथ में उन्होंने क्या किया, स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन को लिया। क्या लिया उन्होंने? स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, आयरन के छोटे छोटे पीस को लिया, और आयरन के जो छोटे छोटे पीस को एक उन्होंने क्या करा, इधर मतलब समझ सकते हो ना, एक सर्कल टाइप का पेज को काट दिया, मतलब एक गत्ते को काट दिया, और मतलब समझ लो ये है तुम्हारा गत्ता। ठीक है, ये समझ लो दिस इज योर गत्ता, ये गत्ता है तुम्हारा, और गत्ते को उन्होंने
ऐसे रखा और यहाँ से मतलब मान लो वायर बीच से फाड़ के ऐसे निकाला और फिर क्या करा, इधर साइड साइड में उस स्प्रिंकलर मतलब जो हमारा सॉल्ट जो नमक छिड़कने वाला है उसे साइड साइड में स्मॉल मतलब पीसीज ऑफ आयरन को उन्होंने छिड़क दिया। और फिर सडनली उन्होंने क्या किया, स्विच बोर्ड को ऑन कर दिया, इससे आई करंट जो फ्लो हो रहा था इस वायर में से, तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने आयरन के स्मॉल पीसीस को छिड़का था वो क्या हुआ, सडनली कोसेंट्रिक सर्कल में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स में वो लोग कन्वर्ट हो गए। तो उन्हें दिमाग में चीज खटक गई कि कहीं ना कहीं इनका लोचा है भाई, कहीं ना कहीं लोचा फंसा हुआ है। लोचा फंसने का मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं, और वहां पे गड़बड़ी पकड़ी पता चल गई कि भाई रियलिटी में मीनिंग क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ कहीं ना कहीं जो हमारा करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये चीज था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कल तो आपने देखा होगा कि कल मैं छोटे मोटे बात कर रहा था, लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें चल रही है, बड़ा बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। कहीं ना कहीं एडवांस चीजें भी ले जा रहा हूँ। और फिर मैं अब आगे बढ़ूंगा किस चीज के ऊपर, मैं रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ। अब देखो हम ओम्स लॉ की बात करेंगे, लेकिन ओम्स लॉ को बताने से पहले जो बीच में टर्म आ रहे हैं उन सबको खाली करता हूं, उन सबको हम लोग तलवार से लेके काट रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं बात करना चाहता हूं रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी की तो हम बाद में बात कर सकते हैं, और जो हमारी रजिस्टर्स हैं उनके बारे में भी बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस कहने का मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है ना भाई, यहां पे लिखता हूं डेफिनेशन, it is the property of a material which obstruct to flow current through it। भाई थोड़ा स्पेलिंग ना समझ में तो ये देख लेना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच ऑब्स्ट्रक्ट टू फ्लो करंट थ्रू इट। मतलब वो अपने अंदर से करंट को फ्लो जो होता है ना, जो करंट जा रहा है उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है। ये मैंने यहाँ पे क्या टर्म करा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब ये किसी और चीज की वो ये नहीं कह सकते कि हम बाहर वगैरह रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ये उस खुद मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जो, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है करंट के फ्लो होने के पाथ में, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच ऑब्स्ट्रक्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोके, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। बड़ा इजी सा डेफिनेशन है। क्लास 10th में मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए, यही ज्यादातर कोशिश है। और इसे हम लोग रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर कभी भी गलती से मत लिखाना, एग्जाम में कभी भी स्मॉल आर लिख दिए तो वहां पे नंबर कट जाएंगे, बिकॉज जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और देयर आर द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और ये हमारा स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। दिस इज डिनोटेड बाय द ओम, OHM, ओम। ओम का कुछ ऐसे साइन होता है, ठीक है, ऐसे साइन होता है। ओम का कुछ इस तरीके से साइन होता है। अब हम समझ गए कि क्या होता है रेजिस्टेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी चीज के फ्लो होने की पाथ में, है ना। देखो भाई ऑब्स्ट्रक्शन तो हर जगह आते हैं। मतलब मान लो कोई भी चीज फ्लो हो रहा है, उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, देख सकते हो। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा ओम्स लॉ की बात कर देता हूँ मैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में बात कर देता हूँ। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में बात करता हूँ कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ हमारा जो है, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू आई आर होता है, दैट इज अवर ओम्स लॉ। ये हमारा ओम्स लॉ है, V इक्वल टू आई आर। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब कोई बंदा बात करेगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या, अब कोई भी ये भी कोई कह सकता है कि भाई आपने तो सर्किट एनालिसिस पढ़ा ही नहीं, आप तो सीधा V इक्वल टू आई आर पे आ गए। नहीं, अभी मैं इन टर्म्स को क्लियर करूंगा, फिर आफ्टर देन ये टर्म्स को क्लियर करने के बाद V इक्वल टू आई आर पे भी जाऊंगा, लेकिन सॉरी सर्किट एनालिसिस पे भी जाऊंगा। तो सर्किट एनालिसिस से पहले मैं ये चाहता हूं कि V इक्वल टू आई आर भी क्लियर हो जाए। ओम्स लॉ बहुत इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर में पावर के 2-3-4 फॉर्मूले हैं, या 2-3 फॉर्मूले, उन सबको क्लियर कराने वाला हूं, कोई टेंशन मत लो, है ना।
ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, और इसमें क्या होता है, इसका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुको यार थोड़ा चौक बदल लेता हूँ ना, चौक बदल लेता हूँ, क्योंकि चौक बदलूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो ये रहा चौक, और इसे मैं कर लेता हूँ चेंज, है ना। और ये अपना पेन, ये वाला पेन ले लेता हूँ ना, इसे इजी पड़ता है, नहीं तो फिर उससे भाई प्रॉब्लम होती है थोड़ी ऐसे लिखने में। आप लिख सकते हो द, यहाँ पे लिख सकते हो द पोटेंशियल, द पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference across, the potential difference across two ends of a conductor, two ends of a, two ends of a conductor, two ends of a, अरे यार आजकल ना चौक से इससे लिखा ही नहीं जा रहा पेन से, two ends of a conductor which is directly current flowing through the conductor. The potential difference across two ends of a conductor which is directly proportional to current flowing through the conductor. है ना, the potential difference between the potential difference across two ends of a conductor, the potential difference between two ends of a conductor which is directly proportional to current flowing through the conductor, current flowing through the conductor. मतलब जो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो एंड्स ऑफ अ कंडक्टर पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, रिमेनिंग ऑल प्रॉपर्टी सेम। यहाँ पे कुछ कंडीशन, ओम्स लॉ ने जब भी ये स्टेटमेंट दिया ना, तो उसने मतलब समझ सकते हो उस समय के जो साइंटिस्ट थे कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, क्यों वो स्टेटमेंट भी दे दिया करते थे, प्रॉपर डेफिनेशन भी दे दिया करते थे, और साथ साथ में वो लोग कंडीशन भी दे दिया करते थे। वो बता देते थे ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड, ये बहुत ज्यादा, इसके मैं ग्राफ्स भी बताने वाला हूँ। ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर कहने का मतलब जो इस स्टेटमेंट को ओबे करता हो, ओबे कहने का मतलब सेटिस्फाई करता हो, है ना। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दैट इज योर द ओम्स लॉ। अरे ओम्स लॉ इज कोई बच्चा पूछ सकता है कि इज ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल, ऑल टाइप्स ऑफ वायर, तो आंसर इज नो। ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द ओहमिक कंडक्टर। व्हाट डू यू मीन द ओहमिक कंडक्टर, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। ओम्स लॉ को जो फॉलो नहीं करते वो तो भाई आपके ओहमिक, नॉन ओहमिक कंडक्टर में आते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख देना, द मटेरियल विच फॉलोज द ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। आप लिखते चलो ना, मैं ये बस ओहमिक कंडक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं बस इतना लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिख दो ओहमिक कंडक्टर, सॉरी ओम्स कंडक्टर लिख दिया यार, ओहमिक कंडक्टर। द मटेरियल विच फॉलोज द ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर, या द मटेरियल विच ओबेज द ओम्स लॉ is called ohmic conductor. The material which not obey the Ohm's law, the material which not obey the Ohm's law is called non-ohmic conductor. Non-ohmic conductor, उस चीज को हम लोग non-ohmic conductor कहते हैं। That is very important point which have you note that, है ना, जो आपको नोट करना चाहिए। नॉन ओहमिक कंडक्टर कौन सा होता है, ओहमिक कंडक्टर कौन सा होता है। तो चलो ये हमारा इतना तो हो गया। अब देखो ओहमिक कंडक्टर, जो भी मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हमने तो देख लिया, उसे ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ कैसे बनता है? भाई आर तो रेजिस्टेंस बाद में है ना, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हमने सबसे पहले तो ये देखा, फिर हमने V इक्वल टू आई आर देखा, है ना। तो सबसे पहले तो स्टेप ये होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो V जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ जब हम बनाएंगे ना भाई, तो रेजिस्टेंस को हम लोग नहीं पिक कर रहे, V और I, करंट और वोल्टेज को ही पिक करेंगे। तो मान लो ये मेरा करंट हो गया, Y एक्सिस पे मैंने करंट ले लिया और X एक्सिस पे मैंने वोल्टेज ले लिया, ठीक है, और मैंने ये अपना ग्राफ बना दिया। तो ओहमिक कंडक्टर जितने भी फॉलो करते हैं उनके लिए जो मेरा ग्राफ है ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन में जाता है। ये है आपका ग्राफ फॉर ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ। नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए जो ग्राफ होता है ना भाई आपका, वो ऐसे नहीं जाता, ठीक है, वो कुछ
अलग टाइप का जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। लेकिन आपके लिए मैं एक चीज बता दूं, नॉन ओमिक कंडक्टर में इसीलिए अभी सोच के स्टॉप हो गया क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नॉन ओमिक कंडक्टर। क्योंकि देखो हम तो किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, और ओम्स लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। कोई तो नहीं पूछने वाला भाई व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन ओमिक कंडक्टर, हर कोई पूछेगा भाई ओमिक कंडक्टर क्या है, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ रखे हैं। अभी कंडीशन की बात करने वाला हूं, तो ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हमने देख लिया, ओम्स लॉ होता क्या होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब उसके कुछ कंडीशन के बारे में देख लेते हैं कि ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है। भाई अब लिख दो कंडीशन टू अप्लाई ओम्स लॉ, यहां पे लिख दो कंडीशन टू अप्लाई ओम्स लॉ, कंडीशन टू अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अप्लाई करने के कुछ कंडीशन के बारे में बात कर लेते हो। पहला कंडीशन है ओमिक कंडक्टर होना चाहिए। भाई देखो ओम्स लॉ कब अप्लाई होगा, जब कंडक्टर ओमिक होगा, जो कि ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। दूसरा क्या होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब इसके ऊपर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस जैसे लिखवा रहा हूँ वो कर लो। अगर सोच बताने लगा तो इसका भाई बहुत बड़ा लेक्चर होता है। कहने का मतलब इसको पूरा मुझे डिटेल में बताना पड़ जाएगा क्योंकि 12th का कॉन्सेप्ट है ना। फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, लाइक ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना। टेम्परेचर देखो इन सब में से जो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। देखो भाई टेम्परेचर का ज्यादातर मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी की बुक में, इसीलिए आप लोग टेम्परेचर को लेके चलना। फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, इट मींस टेम्परेचर को आप लोग टिक जरूर करना कि टेम्परेचर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम, है ना। मतलब ओम्स लॉ को अप्लाई करने का कंडीशन ओमिक कंडक्टर होना चाहिए पहला, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, लाइक ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। टेम्परेचर याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये ह्यूमिडिटी प्रेशर याद नहीं है तो टेम्परेचर लिख के एक्सेट्रा लिख सकते हो, ईटीसी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरा भाई ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ के कंडीशंस मैंने देख लिए, ओम्स लॉ का ग्राफ देख लिया, ओम्स लॉ कहाँ अप्लाई करना है ये सब देख लिया। अब कहीं ना कहीं हम लोग बात कर सकते हैं रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक और बात कर, रजिस्टिविटी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। रजिस्टिविटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रजिस्टिविटी का देखो मैंने क्या कहा था, रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो ओम है, और रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी, ओम मीटर होता है। और रजिस्टिविटी का सिंबल कुछ ऐसे होता है, इस टाइप के कुछ रजिस्टिविटी का सिंबल होता है, ठीक है। रजिस्टिविटी का आप लोगों ने सिंबल देख लिया किस टाइप का होता है, ठीक है। और मैंने बता दिया ओम मीटर इसकी ऐसा यूनिट होती है रजिस्टिविटी की। आफ्टर देन मैं जब आगे बढ़ूंगा रजिस्टिविटी में तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A आ जाएगा, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R L/A आ जाएगा। जब हम इस मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो R इक्वल टू रो L/A आ जाएगा। अब ये जो रो है दैट इज योर रजिस्टिविटी। ये क्या है, रजिस्टिविटी है। रो इज व्हाट, रो इज योर रजिस्टिविटी। ये आपको मालूम होना चाहिए कि रो हमारा रजिस्टिविटी है। अगर रजिस्टिविटी का कोई बंदा कहेगा, मतलब कोई मान लो कोई स्टूडेंट कह रहा है मुझसे कि भाई मुझे रजिस्टिविटी का तुमने ऐसा यूनिट कैसे लिख दिया, ये मुझे पूरा परफेक्ट आंसर चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, मुझे ये जानना है कि हिस्ट्री क्या रही है इसकी, तो हिस्ट्री बता देता हूँ। R इक्वल टू रो L/A था, यहाँ पे मैंने रो को ऐसे ही रखा, इक्वल टू A को ले जाऊंगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा RA। मान लो होते हैं ना बहुत सारे लोग जो यूनिट भूल जाते हैं, मान लो कोई बंदा भूल गया, क्योंकि देखो सिलेबस इतना बड़ा है, ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें, मान लो भूल गए कि भाई क्या था, तो डरने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में हमें खुश होना है कि हम भूल गए। अब कहोगे भाई खुश क्यों है कि हम लोग भूल गए, खुश इसीलिए होना है क्योंकि मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आप लोग बिना याद रखे भी उस चीज को निकाल सकते हैं, ये सही यूनिट को। रो को इधर ही रखो, RA यहाँ पे गया आपका, RA यहाँ पे आपका L आ गया, ओम आ गया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया और M आ गया, तो M से M कट ओम मीटर आ गया। तो रजिस्टिविटी का हमारा ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर आ गया। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैव यू रिमेंबर दैट, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। इफ यू डोंट रिमेंबर दैट देन यू विल नॉट गिव द परफेक्ट आंसर, आप परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते। लेकिन ये वाली चीज अगर आपसे कभी पूछ दे, मान लो अभी तक नहीं आया बोर्ड एग्जाम में, कोई बात नहीं, अगर आ गया कि भाई कैसे आया ये,
रो का हमारा यूनिट। तो ये बहुत इजी था और सिंपलेस्ट वे था। अगर आपको फाइनल फॉर्मूला मालूम है R इक्वल टू रो एल बाई ए, आप ये याद मत रखो ऐसा यूनिट, क्योंकि मैंने जो तरीका बताया उससे आप डिराइव कर सकते हो। कुछ इसमें बड़ी बात तो नहीं है, या कुछ मैंने रॉकेट साइंस तो नहीं बता दिया, या मेरा कोई क्वांटम फिजिक्स तो नहीं बता दिया ना, है ना। तो बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट वे था रजिस्टिविटी बताने का। और रजिस्टिविटी भी सेम रेजिस्टेंस में जैसे हमने ओम्स लॉ की बात, वैसे भी रजिस्टिविटी भी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। मतलब अब लिखो, हेडिंग डालो, द फैक्टर अफेक्टिंग द रजिस्टिविटी। क्या? द फैक्टर अफेक्टिंग द रजिस्टिविटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैव यू रिमेंबर दैट। मैं बार बार एक ही लाइन बोलते जा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो याद रखो, बिकॉज अब जो बात आने वाला है, द फैक्टर अफेक्टिंग द रजिस्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग द रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? अब बहुत सारे यहाँ पे हमारे महान वैज्ञानिक दोस्त आ जाएंगे, महान वैज्ञानिक जो जिनका कहना होगा कि R इक्वल टू रो एल बाई ए था, तो कहीं ना कहीं ये, और हमने ये भी देखा कि R इक्वल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एल बाई, तो कहीं ना कहीं ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता होगा, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता होगा। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप 7 करोड़ रुपए जीत चुके हैं केबीसी के क्वेश्चन में। ये गलत थिंक है भाई, ये गलत चीज है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक रीजन भी है, लेकिन वो रीजन बताना मैं अभी नहीं चाहता, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा खींच जाएगी बेमतलब का, इतना ज्यादा वन शॉट की जगह पता नहीं क्या ही हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑब्वियस ही बात है, हर एक टॉपिक को एकदम तगड़े तरीके से एक्सप्लेन किया है, और मैं नहीं चाहता कि और भी तगड़े तरीके से एक्सप्लेन कर दूं कि आधे लोग सोचे कि भाई ये बंदा फिर फिजिक्स में पता नहीं कहां से कहां पढ़ा रहा है। तो इसीलिए ज्यादा सिंपलेस्ट वे में बताना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब देखो, हमने हर बार देखा है साइंस में, फिजिक्स में, कि जो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ज्यादातर क्वांटिटी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इस कंडीशन में वैसा नहीं है। इसमें जो हमारा रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी डिपेंड करेगा हमारा टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इन दिस कंडीशन द रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको आपकी नोट कॉपी में नोट कर लेना चाहिए कि ये चीज होता है हमारा, ठीक है ना। रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, मतलब टेम्परेचर के ऊपर कहीं ना कहीं रजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक है भाई, नोट कर ही लिया होगा, अभी से भी मिटा देता हूँ। देखो ये हो गया। अब इस चीज के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब रजिस्टिविटी हो गया। अब आप बहुत सारे दोस्तों के मन में क्वेश्चन होगा, भाई व्हाट डू यू मीन बाय द रजिस्टर? रजिस्टर का मतलब क्या हो गया? रजिस्टर, अबे यार यहाँ पे RESSISTOR, रजिस्टर का मतलब कोई कहेगा कि नहीं भाई मैं तो वो वाली रजिस्टर की बात कर रहा हूँ जो स्टेशनरी में मिलती है ना भाई, स्टेशनरी वाली रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, जो कॉपी खरीद के लाते हैं, जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ये भाई मूर्ख वाली बात है, वो वाली रजिस्टर नहीं है, क्योंकि वो वाली रजिस्टर की मैं बात भी नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात चल रही है, यहाँ पे वो वाला रजिस्टर नहीं है कि आप लोग नोट करने के लिए ला रहे हो रजिस्टर, वो वाली बात नहीं चल रही। यहाँ पर रजिस्टर का मतलब है एक कॉम्पोनेंट है। रजिस्टर इज अ फिजिकल डिवाइस। ये क्या है? रजिस्टर इज अ, लिखो यहाँ पे, अरे यार, रजिस्टर इज अ फिजिकल डिवाइस। रजिस्टर क्या है भाई? अपना फिजिकल डिवाइस है। रजिस्टर अपना एक फिजिकल डिवाइस है। मतलब सोचो कि भाई फिजिकल डिवाइस है, बड़ा तगड़ा वर्ड यूज कर दिया हमने। रजिस्टिविटी के बारे में देखा था, उसमें कोई फिजिकल वर्ड नहीं आया। हमने रेजिस्टेंस के बारे में देखा था, उसमें तो हम लोग इंटरनली बात कर रहे थे, उसमें तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ही बात कर रहे थे। लेकिन ये कौन सा भला है कि फिजिकल डिवाइस आ गया? फिजिकल डिवाइस मतलब वो नहीं ना कि फिजिकल तो क्या होता है? बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि फिजिकल का मतलब समझ लेते हैं फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन तो बात नहीं चली, यहाँ पे कोई शारीरिक शिक्षा तो नहीं है। यहाँ पे भाई फिजिकल का जस्ट मीनिंग है, फिजिकल का रियल मीनिंग बताता हूँ। फिजिकल का मतलब होता है जो हम अपने आसपास देख सकते हैं, और आसपास देख के जो हम साइंस अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। मैथमेटिक्स फिजिक्स अप्लाई करते हैं, वहाँ पे वो फिजिकल होता है। तो फिजिकल जो हमारा डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस कहने का मतलब जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, तो वो होता है रजिस्टर। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, इट मीन्स जब आप मान लो 12th क्लास में जाओगे, तो 12th क्लास में तो कभी दिखाते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग, या फिर कोई बंदा बीएससी करेगा, है ना, तो उसमें ये दिखाते हैं फिजिकल। हम तो बहुत लगाते हैं भाई ये फिजिकल डिवाइस, मतलब हमारा तो हर दिन का यूज है, रजिस्टर का यूज करते रहते हैं। रजिस्टर भाई हद हो गई है रजिस्टर को यूज करते करते। देखो इसमें रजिस्टर्स में बैंड होते हैं, है ना, रजिस्टर में बैंड होते हैं, मतलब इसकी कलर कोडिंग होती है। मतलब इसका क्या होता है? कलर कोड।
COLOUR कलर कोड होता है। इसमें कलर कोड होता है, उस कलर कोड से हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि वो कितने ओम का, कितने किलो ओम का रजिस्टर है। मतलब मान लो अभी हमने मतलब हम लोग BSc में जैसे करते हैं, तो हमने एक पिछले हफ्ते प्रीवियस वीक में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था लिसार्जस एक्सपेरिमेंट, है ना। लिसार्जस एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने एक रजिस्टर का यूज किया था जिसकी वैल्यू थी 1 किलो ओम की, और 1 किलो ओम का रजिस्टर था। तो 1 किलो ओम का रजिस्टर इतना छोटा सा होता है भाई, और उसकी कलर कोडिंग से हम लोग पहचानते हैं कि वो 1 किलो ओम का रजिस्टर है। 1 किलो ओम का भी रजिस्टर होता है, 10 किलो ओम का भी रजिस्टर होता है, 20 किलो ओम का भी रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर की वैल्यू हो सकती है अलग अलग, ठीक है। कलर कोडिंग भाई रजिस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई रजिस्टर कुछ नहीं है भाई, आपका फिजिकल डिवाइस है। और मैंने तो आप कहोगे भाई आपने वर्क तो बताया ही नहीं कि इसका रियल वर्क क्या है। बता देता हूँ वर्क भाई। रजिस्टर जो है ना आपका, बेसिकली ये क्या काम करता है, जो आपका रजिस्टर है वो एक्चुअली ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रजिस्टर इज ऑल्सो प्रोवाइड द रेजिस्टेंस, लेकिन ये रेजिस्टेंस हमारे कंट्रोल में है। इसमें हम फिजिकल डिवाइस लगाते हैं अपने अकॉर्डिंग, चीजों को रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में प्रोवाइड करवाते हैं। जब आप सर्किट एनालिसिस पढ़ोगे तो आप जानोगे कि रजिस्टर का रियल लाइफ में यूज किया। क्वेश्चन अगर मान लो सर्किट एनालिसिस में नहीं भी आता रजिस्टर का, तो देखेंगे तो करवा देंगे अगर आपके प्रीवियस ईयर में आया हो तो रजिस्टर्स के क्वेश्चन। ये तो उतनी कोई वो वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली। और मैंने रजिस्टर पढ़ा दिया, रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टिविटी हो गया, ओम्स लॉ हो गया, इतने तगड़े तगड़े टॉपिक सब क्लियर हो गए भाई साहब, बहुत भयंकर क्लियर हो गए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सर्किट एनालिसिस है ना भाई, सर्किट एनालिसिस। और सर्किट एनालिसिस से पहले मैं कुछ डायग्राम्स बताना चाहता हूँ, या सॉरी कुछ डायग्राम छोड़ो ना, सिंबल उसे कहते हैं। सिंबल बताना चाहता हूँ किसके, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लिख दो, कंपोनेंट। भाई देख लेना, हो सकता है कंपोनेंट की जगह मैंने कंपोनेंट का स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ और वैसे भी चीजों को मैं करवाने के चक्कर में माइंड में कुछ और चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जैसे मैं अगर बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें मैं अगर बताऊं तो रेजिस्टेंस का बता देता हूं आपको कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग उस वक्त से चिल्ला रहे हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कुछ हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज योर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लिखते जाना ये क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये भाई मैंने ऐसे लिख दिया, ये कुछ मत समझ लेना, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, ठीक है। बोल तो रहा हूँ ना, कम से कम वो लिखते चलो। और मैं अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ, ये जो है ना ऐसे करके, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब इसे आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वेरिएबल रेजिस्टेंस ये तो 12th क्लास में भी और 10th क्लास में भी दिखाते हैं ये सारी चीजें। वेरिएबल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। बल्ब का सिंबल देखो, BULB, बल्ब का सिंबल। उस वक्त से बल्ब चिल्ला रहे हैं, ये रहा आपका बल्ब का सिंबल, है ना। ये आपका बल्ब का हो गया, ये रेजिस्टेंस का हो गया, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं आपको देखो, अब बात आती है सेल और बैटरी में डिफरेंस। सेल और बैटरी, व्हाट इज द म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द बैटरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कि हमारा सेल में और बैटरी में ढूंढ रहा हूँ यार, कहीं सेल मिल जाए तो कन्वीनियंस रहेगा बताने में। सेल तो यार मिलेगा नहीं, अभी सेल नहीं है भाई। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ सेल में क्या डिफरेंस है और बैटरी में। सेल जब सिंगल, मतलब मान लो सेल जो आप लोग इतना जो होता है ना 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का जो आपकी सेल आती है, वो सिंगल सेल होती है। मान लो ये है मेरे पास, ऐसा कुछ टाइप का होता है आपका सेल टाइप का, है ना। और ये कुछ होता है आपका इस टाइप। अरे यार ड्राइंग देख रहे हो कितनी खतरनाक होगी ये होता है आपका सेल, इसे आप क्या कहते हो, सेल। इसी को बहुत लोग बोल देते हैं बैटरी। अरे भाई बैटरी का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर, नहीं 2 और मोर देन 2 सेल, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं। मतलब एक अगर सिंगल ये रहेगा तो इसे सेल ही कहते हैं। अगर इससे ज्यादा हमने सेल यूज कर लिए एक किसी भी सर्किट में, किसी भी कंपोनेंट में, तो वो सेल नहीं रहता, फिर बैटरी कहलाता है, ठीक है। टॉर्च में हम लोग, टॉर्च कैसे चलती है, बैटरी से चलती है, क्योंकि उसमें मोर देन 1 सेल का यूज कर रहे हैं। जिस चीज में हम लोग मोर देन 1 सेल का यूज करते हैं वो बैटरी कहलाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बहुत ज्यादा सिंपल था ये भी देख लिया हमने। सेल और बैटरी का डिफरेंस भी देख लिया। तो सेल का मैं बता देता हूँ, सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसे पढ़ोगे, ये जो पॉजिटिव वाला साइन है इसे हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं,
और नेगेटिव वाले साइन को हम लोग लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर देखो कमेंट कर देना अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा है मेरे से, हो सकता है कि मैं फ्लो में आ रखा हूँ, कोई भी अगर टॉपिक बीच में मिस हो जाए बता देना, नेक्स्ट क्लास में उसे कराएंगे, ठीक है। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बताइए, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन था। अब बैटरी का रिप्रेजेंटेशन देख लो। ये हो गया आपका बैटरी का रिप्रेजेंटेशन। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? आपका बैटरी का। बैटरी, ये आपका बैटरी। अब सेल को देखो, अगर मान लेता हूं एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है कि मान लो मेरी 2 वोल्ट की बैटरी है, तो सॉरी फिर से वही बात यार, 2 वोल्ट का सेल है। हमारे चक्कर में मुझे भी कहते कहते आदत हो गई है बैटरी का और सेल, है ना। तो मतलब यहाँ पे मैंने ये देखा है ना, कितने बारी ऐसा भी होता है कि जैसे दूध लेने जाते हैं, है ना, तो दूध लेने जाएंगे, मिल्क लेने जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को कहने की आदत होती है भाई आधा किलो दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो, जो कि गलत है। 1 किलो दूध और आधा किलो दूध कुछ नहीं होता भाई। आप खुद ही सोचो ना कि भाई जो आपका लिक्विड है, लिक्विड को आप किलो में थोड़ी ना मेजर करते हो भाई, कोई सॉलिड थोड़ी ना है लिक्विड। लिक्विड को मेजर करते हो आप लीटर में, मिलीलीटर में। तो आप ऐसे कहोगे ना कि आप ½ लीटर दूध दे दो, है ना, 1 लीटर दूध दे दो, तो ऐसा होता है चीज। अब ये थोड़ी ना है कि हम लोग कह रहे हैं किलो में दूध दे दो। वैसे यही सेम चीज है कि हम लोगों ने डे बाई डे अपनी हैबिट बिगाड़ कर इसे बैटरी बैटरी नाम दे दिया है, तो इसीलिए बैटरी कह दिया। तो ये चीज है, आप समझ सकते हो चीज। तो 2 वोल्ट की है आपकी सेल होगी। अब तो क्वेश्चन है ये कितने वोल्ट का आपका बैटरी हो जाएगा। देखो 2 2 2 2 2 2 समझ सकते हो कितने का हो गया? 6 का हो गया। 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो क्वेश्चन ऐसे बहुत बनते हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं ना, गलत कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर लिखा रहता है 2, मतलब 2 वोल्ट का सेल है और बैटरी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, वो समझते हैं एक ही चीज है, 2 वोल्ट का ही यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, और चीज गलत कर देते हैं। ये वाली चीज का इसका मार्क्स कट जाता है। यही चीज जब पता नहीं होती, बेसिक्स पता नहीं होते, तो यही होता है गड़बड़। अब सेल और बैटरी का डिफरेंस हो गया भाई। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, उसका मैंने थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टाइप का भी करा दिया। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। भाई बहुत लंबा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अभी मैं सोच रहा था कि इस एक 1 शॉट में क्लियर हो जाए, मतलब सेकंड हो गई ये तो लेक्चर, लेकिन इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। आने वाले नेक्स्ट जो जितने भी चैप्टर है उसमें, सॉरी नेक्स्ट वीडियो है 1 शॉट वाली, उसमें क्लियर करवाऊंगा। जो नेक्स्ट वाली वीडियो है मोस्ट, उसमें तो हो जाना है सारा, उसमें सब हो जाएगा भाई। उसमें आपका देखो रेजिस्टेंस का अगर मैं कुछ टॉपिक छूट जाता है तो वो भी हो जाना है। न्यूमेरिकल्स भी उसमें देखेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहली बात मैं रेजिस्टेंस ही कर देता हूँ यार, यहाँ पे पूरा प्रॉपर चीज डाल रहा हूँ ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को हम कितने तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम 2 तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ते हैं। पहला है होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, लिख दो सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला कौन सा है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो अपना सीरीज कॉम्बिनेशन है वो चीजें सीरीज में ऐड होती है। अब पैरेलल में, इससे पहले मैं देखो मैं कभी भी ना चीजों को ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं खुद देखता हूँ कि इसका रियल लाइफ यूज क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, आफ्टर देन तब किसी को पढ़ाता हूँ। अब मैंने देखा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तो रटी रटाई बात हो गई भाई, रेजिस्टेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रियल लाइफ यूज क्या है भाई इसका, हमें हकीकत की जिंदगी में कहाँ यूज आता है। अब मान लो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा शादी में जो लड़ियां होती है, या फिर ये मान लो हमारे दीपावली वगैरह जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर हमारी शादी वगैरह है किसी, हमारी नहीं, हमारी तो अभी शादी नहीं हुई, शादी वादी है किसी की भी मान लो घर में, तो वहां पे जो लड़ी होती है, लड़ी कह रहा हूँ ठीक है ना, लड़कियां मत समझ लेना, जो लड़ी है ना अपनी, तो जो लड़ी है भाई अपनी, तो वहां पे लड़ी में क्या होता है, अगर एक भी बल्ब खराब हो जाता है, किसमें, जो शादी में, जो शादी वाली लड़ी है या फेस्टिवल दिवाली वाली लड़ी है, तो उसमें क्या होता है, सारा बल्ब ही खराब हो जाता है। मतलब एक आपका बल्ब खराब हो गया बाई चांस, 2 बल्ब खराब हो गए तो सारे बल्ब खराब हो जाने थे। मतलब देखा होगा ना कभी कभार, येलो 2 कलर वाला बल्ब है, एक येलो है एक ब्लू है, येलो वाले सारे एक संग सीरीज में कनेक्टेड है, ब्लू वाले एक संग सारे सीरीज में कनेक्टेड है। अगर येलो वाला एक भी बल्ब खराब हो गया तो सारे येलो वाले खराब हो जाएंगे। और ऐसे दिमाग खराब हो जाता है जो टेक्नीशियन उन्हें बनाते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो उन्हें बनाते हैं, है ना, कि उन्हें ढूंढते रहते हैं भाई कहाँ प्रॉब्लम है, उससे मल्टीमीटर से।
तो ये बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ना हमारा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बड़ा लोचा होता है, बहुत दिमाग खराब होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में यार ये जो लड़ियां लटकती है इसमें पता नहीं कितने पैर से फूंक जाते हैं, खराब होता रहता है जब देखो तब। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन बढ़िया है भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है ना, ये चीज जस्टिफाई हो जाती है। मतलब मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई चीज खराब होगी ना, तो वही चीज खराब रहेगी और किसी चीज को भी डैमेज नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे घरों में भी यूज होता है। जितने हमारे घरों में अप्लायंसेस या जितने हमारे घरों में सर्किट सिस्टम काम कर रहा है, या जितने हमारे घरों में कह सकते हैं यहाँ पे जितना हमारा सप्लाई दिया गया इलेक्ट्रिसिटी का, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन कन्वीनियंट है। अब ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे घरों में आता है ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, डायरेक्ट करंट नहीं आता, ठीक है। तो ये इन सबका एक बहुत लंबा है, लेकिन ये तो मैं बता रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरा फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लो अगर आपने कुछ लगाया, अगर कोई भी हाई वोल्टेज की चीज आई, तो उन सब के लिए सिक्योर माना जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सबसे पहले मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल तो बता दिया, देखते सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, पहले ही बोल रहा हूँ। जैसे मान लेना ये आपका R1 है, ये R2 है, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस है, तो नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। दैट इज वेरी सिंपल। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया, है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल मान लो ये है आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, तो R नेट क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 R2, R1 प्लस R2। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि ये नेट रेजिस्टेंस जब भी दो रेजिस्टेंस का यूज करता है ना, तो वो इस वाले तरीके का यूज नहीं करते। वो बताओ क्या करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। ये भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वाले तरीके को, ये आपको सिंपलेस्ट वे है। नहीं तो ऐसे में कितने बारी ना इसको अलग डिवाइड करते हैं, इसको अलग डिवाइड करते हैं, इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। समझ सकते। इतना सारा टॉपिक आज क्लियर हुआ भाई। हमने रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके न्यूमेरिकल भी अभी भी करा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है ना कि अभी काफ़ी ज़्यादा फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हमारे जितने भी दोस्त कहें कि भाई वीडियो लंबी हो गई है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करने ही वाले हैं। जस्ट 1 घंटे के लगभग वीडियो हो ही गई होगी, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बता देना टॉपिक कैसा लगा, और जो अगर कोई सा भी टॉपिक इसमें छूट रहा है, वैसे तो छूट तो नहीं रहा है, कवर तो करा ही दिया है, तो बताना। नेक्स्ट टॉपिक तो आने ही वाला है भाई, रेजिस्टेंस के ऊपर करने वाले हैं। मैंने यहीं पे आपको ये सब बता दिया, इसका कैसे करना है वगैरह। अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। लगभग सारा चैप्टर आपका ये वाला इलेक्ट्रिसिटी खत्म ही हो गया है, और इसमें बस कुछ नहीं, सर्किट के बारे में थोड़ा डेफिनेशन वगैरह लिखवाएंगे अगले में, क्योंकि देखो सर्किटरी एक ऐसा सिस्टम है ना जिसके ऊपर ही न्यूमेरिकल आने हैं, और उसको हम लोग सेपरेट मैंने कर दिया है, उसको सेपरेट समझाना पड़ेगा, तो ये मिक्स नहीं कर सकता इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैंने अभी कंपोनेंट्स वाला चैप्टर मैंने ये पढ़ा रखा है, कंपोनेंट्स क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के। अब इसका रियल एप्लीकेशन देखेंगे कल के वीडियो में कि सर्किट कैसे है, सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, पोटेंशियल कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। करंट कैसे उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है, सर्किट क्लोज होता है तो क्या होता है, सर्किट ओपन होता है तो क्या होता है। अभी मैंने तो आपको पूरे कंपोनेंट भी नहीं लिखवाए हैं, अभी पूरे कंपोनेंट भी लिखवाना पड़ेगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट